हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन में आज प्रकृति भाव से संबद्ध कुछ और नियमों को जानेंगे। पर उसको जानने से पहले आज भी 4 सूत्र हम पढ़ेंगे। उन 4 सूत्रों में 4 के चारों सूत्र संज्ञा सूत्र होंगे। ठीक है, 4 के चारों सूत्र कौन से होंगे? संज्ञा सूत्र होंगे। कोई सूत्र कुछ संज्ञा करेगा, कोई सूत्र कुछ संज्ञा करेगा। उस संज्ञा होने के फलस्वरूप क्या कार्य होता है वह कार्य आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रगृह्य संज्ञा होगी तो कौन सा कार्य होगा? जब प्रगृह्य संज्ञा होगी तो फिर प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इस नियम के आधार पर जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होगी उसके तुरंत बाद यदि अच यानी कोई भी स्वर वर्ण आता है तो नित्य ही प्रकृति भाव हो जाता है, जैसा था वैसे का वैसा रह जाता है, कोई भी संधि का कार्य नहीं होता। ठीक है, ये बात जानी थी। तो बस वही प्रगृह्य संज्ञा के 2 सूत्र पढ़ेंगे, पर उन दोनों प्रगृह्य संज्ञा के सूत्रों को समझने से पहले 2 सूत्र और समझने जरूरी है। ठीक, प्रगृह्य संज्ञा का एक सूत्र आएगा आज, निपात एका जनांग। सूत्र कौन सा आएगा? निपात एका जनांग यहां मिलेगा। लेकिन उस निपात एका जनांग को समझने के लिए निपात क्या है ये समझना पड़ेगा। निपात क्या है ये समझेंगे तभी तो निपात एका जनांग समझ पाएंगे। वही निपात को समझाने के लिए ये 2 सूत्र आपको बताए जाएंगे। वैसे आप 1-4-56 नंबर सूत्र अष्टाध्यायी में यदि निकाल लेंगे, यानी इस चादयो सत्वे से तुरंत पहले वाला सूत्र, तो मैं एक बार दिखाया हूं आप सबको, फिर भी निकाल के देख लीजिएगा। वह सूत्र मिलेगा आपको प्राग्रीस्वरान निपाता, बताया था ना, प्राग्रीस्वरान निपाता। वह कहता है 56 नंबर सूत्र है ना, वह सूत्र ऐसा कहता है कि इस सूत्र के बाद 56 नंबर सूत्र के बाद 97 नंबर सूत्र में रीश्वर मिलेगा, अधिरीश्वरे। उस 97 नंबर सूत्र तक जितने भी सूत्र कहे गए हैं, जितने भी विधान आपको मिलेंगे, वो सभी विधान क्या होंगे? निपात। जिनका भी संग्रह किया जाएगा वो सभी निपात होंगे। ठीक है, तो अब उसी के तुरंत बाद प्राग्रीस्वरान निपाता अष्टाध्यायी में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो अब प्राग्रीस्वरान निपाता ने कहा कि इस सूत्र के बाद रीश्वर सूत्र के पहले, अधिरीश्वरे वाले रीश्वर सूत्र के पहले तक जो कुछ भी हैं वह निपात हैं। मतलब कि 56 नंबर सूत्र से 97 नंबर सूत्र तक जो कुछ भी वर्णित हैं वह सब कुछ निपात हैं, प्राग्रीस्वरान निपाता इस सूत्र के आधार पर। ठीक, अब आप बताइए, यह 57 और 58 नंबर सूत्र जो कार्य करेगा, 57 नंबर सूत्र उसी के बॉर्डर में आ रहा है 56 और उसके बाद, तो चादयो सत्वे सूत्र में निपाता की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक, प्राग्रीस्वरान निपाता से निपाता की अनुवृत्ति आएगी कि नहीं? प्रादय में इस असत्वे की भी अनुवृत्ति आएगी और निपाता की अनुवृत्ति आएगी। तो प्रादय असत्वे, ठीक, असत्वे निपाता। ठीक, ये 2 सूत्र एक साथ आप समझ जाएंगे यदि आप अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं। देखिए नंबर आप ध्यान गौर से देखिएगा, 57 और 58। अष्टाध्यायी में ये दोनों सूत्र एकदम आसपास के सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में यदि आप देखते हैं तो प्रसंग वहीं से समझ में आता है आपको। तो चादयो असत्वे और प्राग्रीस्वरान निपाता से निपाता की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो आपको पता चलेगा असत्व अर्थ में यदि च आदि हों, चादय, च आदि कौन से हैं? अब च आदि की लिस्ट आपको अलग गण पाठ में मिलेगी। वैसे ही प्र आदि कौन से हैं?
वो प्र आदि की लिस्ट आपको गण पाठ में मिलेगी, कभी कभी कृपा करके दे देते हैं यही किताबिये में, वृत्तिकार, लघु सिद्धांत कौमुदीकार। हाँ, एक बात और जो कल बताई थी मैंने, दूराधुते च वाले सूत्र में और किसी भी व्याख्याकार ने वा नहीं लिखा है। मैंने उसको खोजा, देखा भी, महाभाष्य, न्यास, काशिका और उसके ऊपर पद्मंजरी, पद्मंजरी के साथ साथ सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि व्याख्याओं में देखने पर कहीं भी वाह वाली बात नहीं मिली। अब लघु सिद्धांत कौमुदीकार को कहाँ से पता वाह मिल गया, वो थोड़ा चिंतनीय है। मुझे इसका कोई मतलब कोई और अतिरिक्त प्रमाण नहीं मिला। ठीक, अष्टाध्यायी की यहाँ तक कि प्रथमावृत्ति में भी वो बातें नहीं है और व्याख्याओं में। तो वो वाह वाली बात को आप खारिज कर दीजिएगा, मतलब वहां वाह वाली बात नहीं है ऐसा समझिएगा ज्यादातर लोगों के मत में। पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने क्यों वाह कहा है, इस विषय पे मैं दो चार लोगों से, कुछ अच्छे जो हमारे लिए भी सम्मानित व्याकरण है, ऐसे लोगों से चर्चा करके फिर बताऊंगा। पर मुझे मेरी दृष्टि से वो गलत लगता है। ठीक है, पर अपनी ही दृष्टि से सब कुछ नहीं कहना चाहिए। कुछ पहले इतनी दृढ़ बात, मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी व्याख्या कौमुदीकार को सीधे गलत कह देना, अपने ही आधार पर कहना थोड़ा उचित नहीं होता। तो कुछ वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके उस बारे में और बात करेंगे। ठीक, पर फिलहाल यहां आप देखिएगा, चादय धन असत्वे, इस चादयो सत्वे को तोड़ेंगे तो दो निकलेगा। एक तो निकलेगा चादय, दूसरा असत्वे। ठीक, यही तो निकलेगा ना। ये अतोरुप्लुतादप्लुते से रू को उ हो जाएगा, फिर उ को गुण होकर एंगा पदांतादति से पूर्व रूप होगा। ये तीन नियम लगेंगे, वो सब जब विसर्ग संधि प्रकरण में पढ़ेंगे तो उसको और विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, पर अभी सामान्यतः चादय असत्वे निपाता, यही इतना पूरा सूत्र निकल के आया। ऊपर से निपाता की अनुवृत्ति आ गई, तो असत्व अर्थ में यदि च आदि आते हो तो उनको निपात कहा जाता है। निपात संज्ञा है, उनकी निपात संज्ञा है। अब निपात संज्ञा का क्या फायदा हुआ अभी आगे है, समझ में आएगा आपको। संज्ञा है, समझना आपको दो शब्द है, चादयः कौन कौन से हैं और असत्व क्या होता है, यही दो समझ जाएं तो आप पूरा सूत्र समझ जाएंगे। चादयः कौन कौन से हैं, तो च आदि आकृति गण है। च आदि कैसा है, आकृति गण है, जिसमें कितने शब्द हैं यह निश्चित नहीं होता। आकृति गण मतलब गण दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको तो जब उपसर्गा क्रिया योगे बता रहा था। गण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गण होता है और एक आकृति गण होता है। तो आकृति गण क्या होता है, सामान्य गण मतलब जिसमें उस गण में कितने सदस्य हैं, उस गण में कितने शब्द हैं, यह संख्या सुनिश्चित हो। जैसे प्रादय, प्र आदि कितने हैं, तो सुनिश्चित संख्या है 22। ठीक, ऐसे भी बहुत सारे गण हैं जहां पर संख्या एकदम स्पष्ट सुनिश्चित रहेगी। पर कुछ कुछ गण ऐसे होते हैं जहां संख्या सुनिश्चित नहीं होती, शिष्ट प्रयोग के आधार पर। शिष्ट प्रयोग के आधार पर, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई शब्द ले आओ और कह दो कि ये च आदि में है, ऐसा नहीं। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने या साहित्य में किसी ने कहीं प्रयोग किया है ऐसा कोई शब्द, यदि च आदि में जो गुण दिखाई पड़ता है वैसे ही गुण वाला दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए च आदि में, भले ही वो लिस्ट में ना हो फिर भी उसको च आदि में आप मान लीजिए। ठीक, ये होता है आकृति गण की विशेषता। आकृति गण की विशेषता क्या होती है, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे लिख तो दिया जाएगा कुछ शब्दों को, जैसे हाँ यहां मैं आपको अंतर्जाल से कनेक्ट करके फिर अभी आपको च आदि गण को दिखा दूंगा यदि, तो च आदि क्या होते हैं, लेकिन यहां शायद गणपाठ आए कि ना आए देख लेते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयते में ही देख लीजिएगा। यहां आपको गण लिखा हुआ मिल जाएगा, इधर गणपाठ में चले जाएंगे, गणपाठ में प्रकट हो जाए, थोड़ा सा समय लेगा। तो च आदि शब्द कितने हैं वह शब्द
लिखकर दिखने को मिल जाएगा, च व अह ह नूनम इत्यादि बहुत सारे शब्द मिलेंगे उसमें, पर वो कितने हैं ये स्पष्ट सुनिश्चित नहीं होगा। प्रकट हो जाओ प्रभु, दर्शन दे दो। अभी दर्शन देंगे। तो च इत्यादि यदि असत्व अर्थ में है तब तक हम असत्व अर्थ मतलब समझते। देखिए लेखनी है दिख रही है आपको, इसकी कोई सत्ता है ना। अब लेखनी एक शब्द है, उसका अर्थ जो है ये, इसकी कोई सत्ता है, यानी यह लेखनी शब्द जो है वह सत्ववचन है ना। पर अगर हम कहें च, तो च का मतलब क्या है? च का मतलब क्या है? च का मतलब और भी हो सकता है। च का मतलब समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और अन्य बहुत कुछ होते हैं। पर वो कोई पदार्थ है क्या? वो कोई वस्तु है क्या? जिसकी सत्ता हो ऐसी वस्तु सत्ववचन कहलाती है। जिसकी सत्ता हो ऐसी वस्तु को जो बताता है वह शब्द सत्ववचन कहलाता है। जैसे लेखनी शब्द बता रहा है इसको, संगणक शब्द बता रहा है उसको, है ना, और पुस्तिका शब्द बता रहा है हमारे जेब में रहने वाली इस डायरी को। ठीक, तो ऐसे शब्द जो हैं वो सत्ववचन है। क्या है? सत्ववचन है। अच्छा, एक धन शब्द है, धन, उसका भी सत्व ये रहा, कुछ सत्ता है ना। पर अगर कह दिया जाए ह, तो वो क्या है? कौन सा पदार्थ है? कौन सी वस्तु है? उसकी कोई वास्तविक भौतिक सत्ता आपको नहीं मिलेगी। भौतिक सत्ता आपको कोई नहीं मिलेगी, है ना। तो जो जिनकी संख्या और लिंग, सामान्यतः ऐसा कहा गया, जिनकी संख्या और लिंग सुनिश्चित हो वो होते हैं सत्ववचन द्रव्य। जैसे अब कह दिया धनम, तो धनम मतलब ये एक है, नपुंसक लिंग भी मिल जा रहा है उसमें और एक वचन भी मिल जा रहा है। लिंग और संख्या जिसमें दिखाई पड़ती हो वो होते हैं सत्ववचन, और जिनमें लिंग और संख्या न दिखाई पड़ती हो, देखिए चादयो सत्वे च आदि दिखाई पड़ गए ना। चादयो सत्वे थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं हम आपको, देखिए, है ना। गण पाठ में तीसरा गण यही है। इससे पहले खाली दो ही गण बताए गए हैं। कौन से? इससे पहले दो गण हैं प्रभु, दोनों गण। एक तो स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वर आदि शब्द, और फिर एक सर्वादीनि सर्वनामानि। तो सर्व इत्यादि में जितने शब्द है ना, यहां नहीं लिखा है सर्व इत्यादि कैसा गण है, वो नहीं लिखा है। पर स्वर आदि गण कौन सा है? आकृति गण है, यहां लिखा हुआ है ना। और उसी तरह च आदि भी आकृति गण है, यहां लिखा हुआ है ना। तो आकृति गण वह गण होता है जिसमें कुछ शब्द लिखे तो मिल जाएंगे आपको, च व ह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत भूयस सुपत कुपत कुवित इत्यादि बहुत सारे। यहां तक देख लीजिए, इम घुम सिम सिम, यहां सिम भी मिल गया। ठीक, सिम मिला। तो ये सब का सबका अर्थ होता है। और फिर एक बात कही, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, ये आपको कुछ प्रसंग पर बताया जाएगा। अभी इसका प्रसंग नहीं आएगा। उपसर्ग के प्रतिरूपक भी होते हैं, विभक्तियों के प्रतिरूपक भी होते हैं, स्वर के प्रतिरूपक भी होते हैं। जैसे एक घड़ा बना के आ गया, वो घड़ा है, पर एक कागज पे बना दिया गया घड़ा, उस घड़े से पानी नहीं भर सकते पर समझ सकते हैं कि वो भी घड़ा है ना। काम नहीं कर सकते, पर वह वास्तविक घड़ा नहीं, वो घड़े का प्रतिरूप है। तो ऐसे ही वास्तविक उपसर्ग कहीं कहीं नहीं रहता, उसके प्रतिरूप का प्रयोग कर दिया जाता। वो कैसे प्रयोग होता है वह जब उदाहरण आएगा, प्रसंग आएगा, तब मैं समझाऊंगा। अभी उसका प्रसंग नहीं है, वो विषयांतर हो जाएगा। अभी खाली ये समझिए, इतने शब्द दे तो दिए, पर इतने शब्द देने के बाद भी बता दिया ये च आदि जो है वह आकृति गण है। यानी हो सकता है इन शब्दों के अतिरिक्त भी कोई शब्द ऐसा हो जिसमें ऐसी विशेषता हो जो विशेषता इन शब्दों में है। ठीक, पर ऐसा कोई शब्द आप अपनी मर्जी से बना के नहीं लिख सकते हो। पहले के किसी ऋषि के साहित्य में या किसी प्रसिद्ध कवि के, प्रामाणिक कवि के साहित्य में वैसा शब्द मिल जा रहा है,
तो वो भी आप मान लीजिए कि च आदि शब्दों में ही होगा। ठीक, च आदि शब्दों में जो विशेषता दिखाई पड़ रही है वही विशेषता अगर किसी दूसरे शब्द में दिखाई पड़ती हुई किसी काव्य में मिल जाए और वह शब्द इस लिस्ट में न दिखाई पड़ रहा हो तो भी आप मान लीजिए कि वह शब्द इसी गण का होगा। उस आकृति का कोई भी शब्द दिखाई पड़े तो वह समझना होता है, यही होती है आकृति गण की विशेषता। ठीक है, तो च आदि, देखिए अब इसका च शब्द है, कुछ शब्द देखते हैं। अब एवं, एव, अह, ह, वा, ये सब जो है ना, इन सब का मतलब क्या है मैं जैसे अब दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, मोबाइल और रिमोट दो चीजें हैं ना, मोबाइल और रिमोट ये दोनों युगपत एक साथ मैंने उठाई, युगपत उठाई ना, मोबाइल और फोन, रिमोट, मोबाइल और रिमोट दोनों युगपत उठाई है। पर मोबाइल भी उठाया, फोन भी उठाया, पर युगपत मतलब क्या? मोबाइल तो, मोबाइल का मतलब ये हो गया, रिमोट का मतलब ये हो गया, पर युगपत का मतलब क्या है? वो कोई पदार्थ है क्या, कोई वस्तु है क्या, उसकी कोई भौतिक सत्ता है क्या? नहीं। तो जिसकी भौतिक सत्ता नहीं होती उसी को कहा जाता है असत्व वचन। देखिए, मोबाइल की सत्ता है भौतिक, रिमोट की सत्ता है भौतिक, पर मोबाइल और रिमोट इसमें और क्या है? एक साथ उठाया, साथ क्या है? साथ की कोई सत्ता है, कोई भौतिक स्वरूप है, कोई पदार्थ है? नहीं। यही होता है असत्व वचन। तो ऐसे च आदि शब्द जिनका अर्थ कोई वास्तविक भौतिक सत्ता ना हो अपितु बौद्धिक कोई अर्थ हो, बौद्धिक कोई अर्थ हो, बुद्धि में उसके अर्थ की सत्ता हो पर भौतिक सत्ता उसकी ना हो। जैसे एक साथ का मतलब क्या होता है वो आप बुद्धि से समझ सकते हैं, पर उसको आंखों से देख नहीं सकते या क्या है ऐसा बता नहीं सकते, है ना, उसकी कोई आकृति नहीं होती, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, है ना। तो ऐसे जो होते हैं शब्द जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिनमें कोई लिंग नहीं होता, और शब्द का कौन सा लिंग? युगपत शब्द का कौन सा लिंग? युगपत मतलब कितने हैं? 4-6 युगपत होते हैं क्या? युगपत मतलब कितने युगपत, है ना, और मतलब कितने और होते हैं? जैसे अब कह दिया मोबाइल, मोबाइल कितना है तो यहां आपको दिखाई पड़ गया एक है ना, दिखाई पड़ा, पर और मतलब कितना है नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। कितना है? और वो जिसकी लिंग और संख्या का निर्धारण ना हो उसको भी कहा जा सकता है असत्व वचन। तो च आदि यदि असत्व अर्थ में हो यानी अद्रव्य अर्थ में हो, असत्व मतलब होता है क्या? अद्रव्य। यही देख लीजिए लिखा होगा अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाता स्यु। ऐसे च आदि कितने शब्द हैं? वो च, वा, अह, ह, नूनम, शश्वत, एवं, एव इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ठीक, वो सभी शब्द जो च आदि हैं वह यदि असत्व अर्थ में हो, असत्व अर्थ में हो का तात्पर्य क्या है? अद्रव्य अर्थ में हो, जिनका कोई भौतिक वास्तविक स्वरूप न हो, ऐसे अर्थ में यदि च आदि शब्द हो तो फिर उनकी हो जाती है निपात संज्ञा। ठीक है, जैसे उन्हीं च आदि में एक शब्द है, मैं उदाहरण देता हूं। च, आप अंतर तब समझेंगे जब एक उदाहरण दे देता हूं थोड़ा मजेदार। ये शब्द आप जानते हैं, ठीक है, पशु एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यदि जानवर है या जंतु है कोई जो जिसका जो जीवधारी है तो वो तो कोई द्रव्य हो गया, कोई पदार्थ हो गया। जैसे पशु का मतलब भैंस ले लिया तो भैंस तो कोई द्रव्य है ना, कोई भौतिक अस्तित्व है ना। पशु का मतलब गाय ले लिया तो उसका कोई भौतिक अस्तित्व है ना। ऐसा यदि अर्थ लेने जाएंगे पशु शब्द का तो वह निपात नहीं हो पाएगा। परंतु च आदि में एक पशु शब्द भी है, उस पशु शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? सम्यक। पशु शब्द का, अरे भाई आप तो बहुत बड़े पशु हो, अरे बहुत बहुत पशु किया आपने है ना। पशु कृतम त्वया, सम्यक कृतम त्वया को की जगह आप कह दीजिए
पशु तम तो तो वह जो पशु है ना, वह पशु यदि उसका अर्थ होता है बहुत अच्छा, पशु शब्द का अर्थ बहुत अच्छा, सम्यक, ये भी होता है, तो वो तो कोई गाय भैंस या कोई जानवर नहीं जिसका कोई भौतिक स्वरूप हो। बहुत अच्छा का मतलब क्या होता है, कैसा भौतिक स्वरूप? तो उस पशु शब्द का अर्थ यदि सम्यक है, तो सम्यक कोई द्रव्य नहीं होता, सम्यक कोई द्रव्य थोड़े ना है। तो यह असत्ववाची अर्थ में, असत्व अर्थ में, कैसे अर्थ में है? यह असत्व अर्थ में है। ऐसे ही च आदि शब्दों में कोई भी शब्द यदि असत्व अर्थ में आ जाए तो वह निपात कहलाएगा, निपात कहलाएगा। अब ये पशु क्या है? एक निपात है। जो भी निपात होता है उसकी स्वरादि निपातम अव्ययम, इस नियम के आधार पर सभी निपातों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो ये पशु एक निपात भी है, अव्यय भी है, यानी इसका किसी भी विभक्ति में रूप नहीं बनेगा, पशु ही रहेगा। अगर वह द्रव्य अर्थ वाला है तो पशु, तो वह क्या रहेगा? पशु रहेगा प्रथमा एक वचन में। पर अगर निपात वाला है, उसका कोई द्रव्य अर्थ नहीं है, तो वह रहेगा पशु। पशु कृतम ऐसा मत कहिएगा आप, पशु कृता, पशु कृतम है ना। भोजनम बहु पशु अस्ति ऐसे कहिए आप, भोजन भोजन बहुत अच्छा है ऐसा मत कहिएगा, भोजनम बहु पशु अस्ति, पशु। अब पशु मत कहिएगा, नहीं तो पशु कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, पशु का मतलब सम्यक, स्पष्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये निपात है। तो च आदि शब्दों में जो कोई भी है जिसका अर्थ कोई अद्रव्य है, यानी असत्व है, तो वह क्या कहलाएगा? निपात कहा जाएगा। ठीक है, निपात संज्ञा का फल होता है अव्यय करना। जिसकी भी निपात संज्ञा होती है उसके वह अव्यय बन जाता है स्वरादि निपातम अव्ययम, इस नियम के आधार पर। ठीक है, अब चलिए ठीक है, चादयो सत्वे सूत्र समझ गए होंगे आप। उसी के तुरंत बाद वाला सूत्र भी उसी तरह का सूत्र है, प्रादयः। ठीक, एतेपि तथा, ये भी वैसे ही होते हैं। ये प्रादयः मतलब ये भी मतलब कौन? प्रा आदि भी। तथा मतलब वैसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं मतलब कैसे होते हैं भाई? असत्व अर्थ में हो तो निपात होते हैं। ठीक, असत्व अर्थ में हो तो निपात होते, यानी प्रा का अर्थ अगर कोई सत्व आ गया, कोई सत्ता आ गई, तब तो भाई वह निपात नहीं रहेगा। पर प्रा का अर्थ असत्व रहेगा, अद्रव्य रहेगा, तो वह प्रा आदि भी निपात है। ठीक है, प्र हो गया, परा हो गया, अप हो गया, सम हो गया, अनु, ये प्र आदि प्रपरा अप सम अनुओ निर्दुष दुर्भी आंगनी अधि अपि अति सुउद अभि प्रतिपरि उप, ये जो 22 हैं, ये 22 यहाँ इसकी संख्या सुनिश्चित है। प्र आदि जो हैं ये आकृति गण नहीं है, इनकी संख्या सुनिश्चित है, ये उतने ही रहेंगे 22 है। उनमें से आप कोई एक्स्ट्रा शब्द ला के कह दे कि ये भी प्र की तरह है, हम प्रू एक शब्द लाते हैं वो जोड़ देंगे, प्रू प्र की तरह तो वो नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक, भाई किसी ने कहीं पर प्रयोग भी किया हो, ठीक है, तो वो आप च आदि में जोड़ सकते हैं, प्र आदि में तो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, स्पष्ट है, यदि किसी ने प्रयोग किया होगा तभी। तो प्रादयः का भी मतलब समझ ही गए होंगे। प्र आदि जो 22 हैं, जिनको आप पहले समझ चुके हैं कि क्रिया का योग होने पर वो उपसर्ग कहे जाते हैं, क्रिया से जुड़े रहेंगे तभी उपसर्ग कहे जाएंगे, अन्यथा उनको उपसर्ग नहीं कहा जा सकता। क्रिया से नहीं जुड़े हुए हैं, अकेले पड़े हुए हैं और उनका अर्थ अद्रव्य है, यानी कोई द्रव्य नहीं है उनका अर्थ, तो फिर वे निपात हैं। ठीक, तो प्र आदि भी निपात है और च आदि भी निपात हैं। दो प्रकार के निपात मिल गए आपको, प्र आदि और च आदि। तो स्पष्ट है, तो प्र आदि निपात और च आदि निपात, इसको इसके आगे अब देखते हैं अगला सूत्र, निपात एका जनांग, निपात एका जनांग। ठीक है, इस सूत्र को समझने के लिए, ये दोनों समझा आपने प्रसंग से, प्रागृह स्वरान निपाता से निपाता निकाल कर देखकर तब आपने इसको समझा। अब निपात एका जनांग समझते हैं। एकोज निपात आंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्। अच्छा, इसको समझना है तो तोड़ डालते, इसको तोड़ डालें।
निपात का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप, एकाच अनांग, यही एकाजनांग शब्द में ये दो शब्द छिपे हुए हैं, एकाच अनांग। ठीक है, दिख रहा है, एकाच धन अनांग जोड़ेंगे तो चा को झलाम जशोंते, इस नियम के आधार पर चा के स्थान पे ज हो जाएगा, तो एकाजनांग हो जाएगा। चा के जगह पे क्या होकर जा, तो निपात एकाजनांग। अब एकाच निपात, यहां जो निपात लिखा वह है निपातः, विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्ग का लोप मतलब पहले विसर्ग से पहले की स्थिति में जो रू था, रू का या हुआ था, या का लोप हुआ है लोपा शाकल्य से नियम के आधार पर। वो जब भो भगो अघो पूर्वज से योशी और लोपा शाकल्य से पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, एकाच निपातः अनांग। अब यहां पर एक शब्द आपको देखना पड़ेगा, 11 नंबर सूत्र से उसकी अनुवृत्ति आएगी, प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही थी, ईदुदे द्विवचनम, वो द्विवचनम था तो प्रगृह्यम है, ये निपाता है तो प्रगृह्य हो जाएगा, है ना। ये निपाता है इसीलिए यहां देखिए प्रगृह्यस्यात् कहा, स्पष्ट है। वो क्या था, द्विवचनम, ईदुदेत द्विवचनम, ई उ ए जिसके अंत में हो ऐसा द्विवचन पद, प्रगृह्यम द्विवचनम था इसलिए प्रगृह्यम। यहां क्या है, निपातः, तो निपातः क्या हो जाएगा, प्रगृह्य। ठीक, तो एकाच निपातः प्रगृह्य, अनांग निपातः प्रगृह्य। एकाच का मतलब क्या होता है, एक अच हो जिसमें वह, एक अच हो जिसमें वह निपात। ठीक, जैसे अब आप बताइए च, इस च एक निपात है कि नहीं, च व इत्यादि में ही मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूं, एक अच है कि नहीं इस च में, भले दो वर्ण हैं, च भी है अ भी है, पर अ एक है ना, एक ही अच है, एक अच वाला है, निपात भी है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा भी हो सकती है। च के बाद कौन सा शब्द था, वाह, वाह भी एक ही अच है इसमें, वो और आ एक ही है ना, एक अच वाला है, निपात भी है, इसलिए इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है, हो सकती है ना। और फिर उसके बाद ये बताइए तीसरा, हम थोड़ा सा, निपात तो है लेकिन इसमें एक अच नहीं है, अ ह अ, तीन वर्ण हैं जो कि दो अच हो जाएगा, तो ये निपात तो है पर दो अच वाला है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। अच्छा, अब एक और बात, प्र आदि में भी ले लेते हैं, प्र हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा, परा नहीं हो पाएगी, अप नहीं हो पाएगी, सम हो जाएगी, पर सम की प्रगृह्य संज्ञा करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके तुरंत बाद कोई अच मिलेगा ही, अच मिलेगा तो प्रकृति भाव करना। फिर उसके बाद अनु नहीं होगा, अव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही देखते जाएंगे तो एक उपसर्ग मिलेगा आपको, आंग मिला, क्या इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी, व्यंजन वर्ण भले ही बाद में है लेकिन है तो एक ही अच वाला निपात ना। ठीक है, अभी समझा रहे हैं वो विषय। तो अब देखिए है कि नहीं निपात, ये आंग, आंग निपात है कि नहीं है, और एक अच वाला भी है, तो निपात एकाच इतना ही समझेंगे जब आप, तो इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा करने लग जाएंगे। पर निपात एकाच थोड़े ना कहा, अनांग भी कहा है, अनांग मतलब आंग नहीं होना चाहिए वो। ठीक, आंग को छोड़कर, खाली आंग को छोड़ दिया, आंग को छोड़कर जितने भी निपात दिखाई पड़े, किसको छोड़कर, आंग को छोड़कर जितने भी निपात दिखाई पड़े, यदि उसमें एक स्वर वर्ण है
तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है। ठीक है, स्पष्ट है। निपात एका जनांग सूत्र का इतना अर्थ है। अनांग मतलब आंग से भिन्न, आंग से भिन्न। एकाच का मतलब एक स्वर वर्ण वाला, आंग से भिन्न एक स्वर वर्ण वाला जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, निपात एका जनांग, इतना सूत्र का पूरा अर्थ है। स्पष्ट है, कोई दिक्कत? तो अब बताइए प्रगृह्य संज्ञा होगी तो क्या होगा? जिस स्थिति में है वैसा ही रह जाएगा। उदाहरण देखते हैं। ठीक, ये देख लीजिए, एकोच निपात, एक स्वर वर्ण वाला जो निपात है, एक स्वर वर्ण वाला जो निपात है, आंग वर्जः, ठीक, आंग से भिन्न होना चाहिए वह, और वह प्रगृह्य कहलाता है। ठीक है, एक स्वर वर्ण वाला जो निपात है, आंग से भिन्न जो है वह प्रगृह्य संज्ञक होता है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती। अच्छा, यहां पर एक बात और है जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है। एकाच का यहां इन्होंने क्या कहा? लघु सिद्धांत कौमुदी व्याख्याकार ने एकाच का अर्थ क्या लिया? एकोच। ठीक है ना, एकाच का अर्थ क्या लिया? एकोच। अपितु एकाच का दो तरह से अर्थ लिया जा सकता है। एक अच यानी एक स्वर, ये भी हो सकता है, और एकः एकम अच यस्मिन तत् एकाच, एक अच है जिसमें वह भी एकाच है ना। एक स्वर वर्ण जिसमें है वह भी एकाच है, और एक स्वर वर्ण को भी एकाच कहा जा सकता है। दोनों अर्थ लिया जा सकता है ना। तो यहां अन्य व्याख्याकारों का क्या अर्थ है वो समझना है। तो एकाच का मतलब एक अच वाला ही होना चाहिए। ठीक है, एक अच वाला ही होना चाहिए, पर इन्होंने एकोच निपात कह दिया है, वो थोड़ा एकश्चासावच एकाच, ऐसा अर्थ काशिका व्याख्या में भी दिया है। तो ठीक है, एकोच निपात, तो ये एकोच का तात्पर्य ज्यादातर व्याख्याकारों ने एकोच ही लिया है, यानी एक अच जिसमें हो या नहीं, ऐसा निपात जो एक अच हो। ठीक, जो एक अच हो, यही अर्थ ज्यादातर व्याख्याकारों ने लिया है। एक एकाजिति बहुव्रीहिर्वा स्यात् कर्मधारयो वा, ऐसा न्यास व्याख्या में पक्ष उठाते हैं कि एकाच शब्द ये बहुव्रीहि हो या कर्मधारय हो। तो यदि बहुव्रीहि होगा तो एक अच जिसमें है वह भी च, इसमें एक अच है ना, वा इसमें एक अच है ना, इसका भी ग्रहण होगा, च वा ह इत्यादि का भी ग्रहण होगा, एक अच जिसमें है। तो इसलिए एकोच वाला अर्थ ज्यादा सही लेगा। ठीक, तो कर्मधारय वाला अर्थ ज्यादा सही रहेगा। तो प्रा इत्यादि की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, अपितु ऐसे निपात की ही प्रगृह्य संज्ञा होगी जो एक स्वर हो, जो एक स्वर हो। ठीक, हाँ, च आदि में संधि क्यों की होती, ये थोड़ा सा चिंतनीय है ज्यादा, है ना। तो इसलिए ऐसा निपात जो केवल एक स्वर हो, एकाच। ठीक, अब एक अच वाला निपातों में एक देख लीजिए, ये मिल जाएगा ई उ, एक आंग भी है, यहां आ की संज्ञा होकर बचता आ ही है, तो एक ही अच वाला निपात है, एक ही अच है वह, सुनाई तो एक अच पड़ता है ना,
एक अच वाला यह निपात है, एक अच भी है और निपात भी है, इसलिए इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती थी, पर इन्होंने कहा अनांग, आंग से भिन्न की होनी चाहिए। पर मान लीजिए एक आंग है, ठीक, और एक च इत्यादियों में आ भी है, च आदि में एक आ भी है, तो अब आंग और आ में अंतर कैसे समझेंगे आप? क्योंकि आंग होगा तब तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा आंग से भिन्न एक स्वर है जो, ऐसे निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक, एक अच है जो और निपात भी है जो, ठीक, क्या होना चाहिए? एक स्वर भी हो और निपात भी हो, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, एक स्वर वाले की नहीं। नहीं तो च प्र इत्यादि की भी तो प्रादयः चादयः इत्यादि नहीं सिद्ध हो पाता, दिक्कत होती। तो एक स्वर है जो और निपात है जो, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब जैसे ई है, ई क्या है? एक स्वर भी है और इस ई का अर्थ द्रव्य नहीं है कोई, इसलिए चादयो सत्वे इस सूत्र से इसकी हो जाएगी निपात संज्ञा। ठीक, अब क्या अर्थ है वो तो व्याख्या में देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है। पर ई इंद्र, ई का मतलब होता है शायद, शायद ही कह सकते हैं, निश्चित नहीं कह सकते हैं। यहां इन्होंने कोई अर्थ दिया है, 9 नंबर पे देख लेंगे, अभी देख लेंगे। ठीक, देख लेते हैं। विस्मये, ई विस्मये, विस्मय पूर्वक देखे, ई इंद्र, ऐसे विस्मय, ई इंद्र। ऊ का अर्थ होता वितर्क करना, उमेशा वितर्क करना, कुतर्क। ठीक, तो अब इसका विस्मय होना, विस्मय कोई पदार्थ थोड़े ना, कोई भौतिक सत्ता थोड़े ना है, भौतिक सत्ता उसकी तो है नहीं। तो इसलिए अद्रव्य अर्थ में यह जो ई है, इसकी हो जाएगी कौन सी संज्ञा? अब अद्रव्य अर्थ वाले में आने वाले इस ई की हो जाएगी निपात संज्ञा, और यह निपात भी है, उसके साथ साथ एक अच भी है, तो निपात एका जनांग सूत्र से इसकी हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा। और प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो प्रगृह्य के तुरंत बाद कोई भी स्वर आता हो तो पूर्व और पर के स्थान पर कोई संधिगत कार्य नहीं होता। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, संधि का कार्य क्यों नहीं हुआ? अब देखिए यहां ई और इंद्र में संधि कार्य क्यों नहीं हुआ, प्रकृति भाव क्यों हुआ? तो आप कहेंगे प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। अच्छा, वह प्रकृति भाव क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रगृह्य है, ई प्रगृह्य क्यों है? क्योंकि निपात एका जनांग ने कहा कि एक स्वर वर्ण जिसमें हो, या एक स्वर वर्ण जो हो, और एक स्वर वर्ण जो हो और निपात भी हो जो, उसकी होती है प्रगृह्य संज्ञा। तो यह क्या यह निपात है? तो हाँ भाई, चादेव सत्वे ने कहा है कि च आदि जो असत्व अर्थ में हो उनको निपात कहा जाता है। इतना इस तरह से पूरा जोड़िएगा विषय। पहले प्रश्न क्या उठा? ई इंद्रा में संधि क्यों नहीं हुई, प्रकृति भाव क्यों हुआ? तो उसका उत्तर क्या दिया जाएगा? क्योंकि ई प्रगृह्य है और प्रगृह्य के तुरंत बाद कोई भी स्वर आए संधि कार्य नहीं होता। प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम। अच्छा, तो ये प्रगृह्य है ऐसा कैसे पता चला आपको? तो कहे निपात एका जनांग से पता चला। निपात एका जनांग क्या कहता है? कहता है कि जो एक स्वर हो और उसका जो एक स्वर हो और निपात भी हो वह प्रगृह्य कहलाता है। तो ये एक स्वर भी है और निपात भी है। अच्छा, निपात है ऐसा कैसे पता चला? तो चादेव सत्वे ने कहा कि जो चा आदि होता है, यदि उसका अर्थ कोई असत्व हो, सत्ता न हो, हाँ भाई इसका अर्थ क्या है? विस्मय, तो यह सत्ता अर्थ नहीं है, इसलिए यह है निपात। तो चादेव सत्वे से इसकी हुई निपात संज्ञा और निपात एका जनांग से इसकी हुई प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से हो गया प्रकृति भाव, कोई संधि कार्य नहीं हुआ। उसी तरह उ धन उमेशा, उ धन उमेशा जोड़ेंगे तो उ उमेशा ही रह जाएगा, संधि कार्य नहीं होगी। ये नहीं तो करने लग जाते आप तो उमेशा बनाते, उमेशा उमेशा। ठीक, इंद्र करते ना,
पर नहीं होगा वह। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई अर्थ, कोई द्रव्य नहीं। ठीक है, स्पष्ट है। इ इंद्र उ उमेश। अब एक बात मैंने अभी बताई, एक बात बताई मैंने आपको, वह ध्यान देनी है। वह बात ऐसी है कि भाई एक आंग भी होता है और एक आ भी होता है। आंग भी होता है और आ भी होता है। इसमें अनांग कहा है, अना नहीं कहा है। आंग से भिन्न होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए और निपात होना चाहिए। ठीक, तो भाई चलिए मान लीजिए आंग है और आ भी है। आंग में भी बचता है आ, आगच्छति, सुनते हैं ना, आगच्छति है ना, आयाति है ना। तो यहां सब जगह आंग है, आंग है, आंग है ना। सुनाई तो खाली आ ही पड़ता है, और आ जोड़ेंगे तो भी आ ही सुनाई पड़ेगा। तो कैसे पता चले कि कौन सा आ है, कौन सा आंग है? कैसे पता चलेगा कौन सा आ है और कौन सा आंग है? इसका अंतर समझने के लिए एक श्लोक है, वह श्लोक मैं यहां लिखता हूं, उस श्लोक को समझ लीजिएगा। ठीक, इस एक श्लोक है, यहां मैं लिख देता हूं, करिया अक्षर से लिखते हैं, बड़ा कर दें तभी लिखें, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। ये लिखा है कहीं? हो सकता है दिया हो आपके पुस्तक में, पर जिनके पास पुस्तक ना हो उनके लिए, यूट्यूब के लिए यहां लिख ही देते हैं। ईषदर्थे क्रियायोगे। ठीक, ईषदर्थे क्रियायोगे, ये अर्धे, अर्धे मत समझिएगा, अर्थे है। और फिर उसके बाद क्या है? मर्यादाभिविधौ चयः। यह आप श्लोक अगर ध्यान रखते हैं, कोई पूछ लिया कि आ और आंग में भेद क्या है, आ और आंग में अंतर क्या है, तो वह आप बता पाएंगे इस श्लोक के आधार पर। ठीक, मैं तोड़ के लिख रहा हूं इस लाइन को। ठीक, इस लाइन को, तीसरी लाइन को तोड़ कर लिख रहा हूं, पर आप इसको जोड़ कर लिखिएगा। एतम इसको पूरा मिटा के ही लिखते हैं, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन हो गया है। एतम आतम ज्ञितम विद्यात्। ठीक, वाक्य स्मरणयोरंगित। क्या है? वाक्य स्मरणयो, वाक्य स्मरणयोरंगित, ये समझेंगे आप। ईषद अर्थ है, आ का कई अर्थ होता है। देखिए, आ जो दिखाई पड़ता है वह कभी कभी आंग होता है, आ जो दिखाई पड़ता है वह कभी कभी खाली खाल आ होता है ना, केवल आ ही होता है। और कभी कभी केवल वो जो आ है वह आ नहीं होता, आंग होता है ना, आ बचा रहता है उसमें। तो अब कैसे जाने कौन सा आ है, कौन सा आंग है? क्या है पद्धति उसको जानने की? तो कहते हैं कि भाई ईषद अर्थ में, ईषद, ईषद मतलब होता है कम, अल्प। ठीक, ईषद अर्थ में मतलब कम अर्थ में। उदाहरण भी मैं देता जाऊंगा, पर अभी सबका दूंगा। ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में, अभिविधि अर्थ में, इन चार अर्थों में जो आ है, एतम आतम, इस आ को, एतम मतलब इस, आतम मतलब आ को, इस आ को गित समझिए आप। गित समझिए मतलब वह आ नहीं, वह आंग है। किन चार अर्थों में? ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में। चारों का उदाहरण दूंगा,
पर बाकी दो अर्थ है, एक वाक्य अर्थ में और एक स्मरण अर्थ में जो आ है वह अंगित है। अंगित है मतलब उसमें ग की संज्ञा नहीं हुई, वह शुद्ध रूप से आ ही है, आंग नहीं है वह। ठीक, जैसे यहां एक पे जोड़ के मैं लिखता हूं ईषद अर्थ का, ईषद अर्थ में जो है जैसे आ और उष्ण, आधन उष्ण, आ का जो यहां जो आ है ना वह सच में आंग है। कैसे पता चला? क्योंकि आ का मतलब होता है कम, आधन उष्ण मतलब थोड़ा कम, थोड़ा गर्म। कुछ लोग कहते हैं ना कि पानी गुनगुना करना, गुनगुना करना मतलब ओष्ण करना, ओष्ण। ठीक, तो यहां आ मतलब ईषद, ईषद का मतलब थोड़ा, ठीक, थोड़ा गर्म। ठीक, तो यहां जो आ है वह ईषद अर्थ में है, थोड़े अर्थ में है, तो यह आ नहीं है, यह आंग है। ठीक, ये क्या है? आंग है। यानी निपात एका जनांग से इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आंग से भिन्न की ही प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है। तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो आ और उ को जोड़कर आप ओष्णम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक उदाहरण क्रिया के योग में, वो मैंने बता दिया है। जैसे देख लीजिए, आ है, इही है, इही मतलब आओ, नहीं, इही मतलब जाओ, है ना। अब इही लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो आ और इही, यहां जो आ दिखाई पड़ रहा है, यहां जो आ दिखाई पड़ रहा है वह आ कैसा है? वह आ कैसा है? आंग है। क्यों? क्योंकि वह क्रिया से योग है, क्रिया से जुड़ा हुआ। जैसे आ गच्छति में जो गच्छति इस क्रिया से जुड़ा हुआ जो दिखाई पड़ रहा आ, वह आ नहीं है, वह आंग है। किसी भी क्रिया में अगर आपको आ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वह आ आंग है। पहचान समझिएगा, कहां कौन कौन सा आंग है? एक तो जो ईषत अर्थ में हो, कम अर्थ में हो, थोड़ा गर्म, है ना, थोड़ा अर्थ में जो हो वह आंग है। एक क्रिया से जुड़ा हुआ है जो, वह आंग है। तीसरा प्रकार का आंग कौन सा उदाहरण है? जैसे मर्यादा और अभिविधि, इन दोनों में भी आंग मर्यादा विविध्यो, आंग मर्यादा विविध्यो एक ऐसा नियम है। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आने वाले आंग की कई कार्य होते हैं वहां, तो हाँ नहीं, आदरणीय, हाँ चलेगा, वो तो क्या है, द्विधातु से ही। आदरणीय में तो आंग उपसर्ग है, ठीक, क्रिया के युग में है, ऐसा कहा जा सकता। मर्यादा अर्थ क्या होता है? तेन विना इति मर्यादा और तेन सहेति अभिविधि। तेन विना इति मर्यादा और तेन सह इति अभिविधि। मर्यादा और अभिविधि का अर्थ शॉर्ट हिंदी में यदि कहा जाए तो आप कह सकते हैं तक। क्या कह सकते हैं? तक, यही है मर्यादा। भाई बस यहीं तक तुम्हारी मर्यादा, यहीं तक तुम्हारी सीमा, इससे आगे मत बढ़ना, चीर देंगे, फाड़ देंगे, यहां से आगे मत बढ़ना। ठीक, ऐसे बोलते हैं ना, मर्यादा, इसी को कहा जाता है मर्यादा। मतलब पर लौकिक भाषा में यदि कहा जाए तो तक दोनों तरह से कहा जा सकता है। इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर ध्यान दें। जैसे मैं कह दूं लखनऊ तक बारिश हुई, लखनऊ तक बारिश हुई, इस वाक्य का आप दो अर्थ ले सकते हैं। कैसे? एक तो यह अर्थ ले सकते हैं तक का कि यहां से अयोध्या से बारिश, अयोध्या में भी है बारिश, रुदौली, बाराबंकी, सब जगह बारिश है, लखनऊ के बॉर्डर तक है, लखनऊ में बारिश नहीं हुई, है ना, लखनऊ तक बारिश हुई। इसका अर्थ
आप लखनऊ के बॉर्डर तक बारिश हुई, लखनऊ में नहीं हुई, ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि नहीं? ये हो गई मर्यादा। तेन बिना, लखनऊ के बिना अगर ले लिया गया अर्थ तो हो गई मर्यादा। पर लखनऊ तक बारिश हुई, इसी का आप अर्थ दूसरा ले सकते हैं कि लखनऊ में भी बरसा, है ना, लखनऊ के उस पार वाले बॉर्डर तक बरसा, ये भी तो अर्थ लिया जा सकता है ना, है कि नहीं? जैसे अब कह दें कि यहां 3 लोग बैठे हैं, हम जो इस लाइन में 3 लोगों में, वहां हम कह दें दिव्यांशु जी तक, अगर कह दें तो उसका दोनों अर्थ लिया जा सकता है कि दिव्यांशु को छोड़कर और दिव्यांशु को लेकर भी, तक दोनों होता है ना। तो वही आंग का भी ये दोनों अर्थ है, तक वाला अर्थ है। ठीक, ये आंग का भी 2 अर्थ है तक वाला, एक तो उसके बिना और एक तो उसके साथ। ठीक, तो जैसे शकलात ब्रह्म इत्यादि जो उदाहरण होता है, सब कुछ ब्रह्म ही है, वहां आंग जो है वह आंग ही है। ठीक, क्या कहते हैं, अयोध्याम, या फिर ऐसा कह सकते हैं अयोध्या, अयोध्या आंग के योग में क्या होता है, पंचम्यपांग परिभि, इस नियम के आधार पर, हाँ, पंचम्यपांग परिभि, अप आंग और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, तो आंग, यदि आंग मर्यादा विविध्यो हो, इस सूत्र से, ठीक, कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होगी तो आंग और अप और परि कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति होती। तो अयोध्यायाः वृष्टः देवः, ऐसा हम कह दें, अयोध्या तक बरसे कौन, देवता, या अयोध्यायाः वृष्टि अभवत्, ऐसा कह दें तो, या अभूत, अयोध्यायाः। ठीक, आ के योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग होगी, तो अयोध्यायाः। अब यहां जो अयोध्यायाः है उसका अर्थ होता है अयोध्या तक। यहां जो आ है, उस आ का अर्थ क्या हो जाएगा, तक, अयोध्या तक बारिश हुई। तो यहां जो तक है इसका अर्थ मर्यादा भी आप ले सकते हैं, मतलब अयोध्या छोड़ के बारिश हुई, अयोध्या के बॉर्डर तक, या अयोध्या में भी बारिश हुई, अयोध्या तक बारिश हुई, इसका अर्थ ले लें, दोनों ले सकते हैं ना। तो यह या तो मर्यादा अर्थ में या तो अभिविधि अर्थ में है। तो मर्यादा अर्थ में भी आ गित होता है, वह आ नहीं होता, आंग ही होता है। अभिविधि अर्थ में भी आ नहीं होता, वह आंग ही होता है। तो यह आंग है, ये क्या है, आंग है। आंग जो होता है उसकी निपात एका जनांग से प्रगृह संज्ञा नहीं हो पाती, इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, इसलिए यहां संधि कार्य हो सकता है। अयोध्याया, आप ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, अयोध्याया कर सकते हैं आसानी से। तो 4 जगह पर आ नहीं होता, अपितु आंग होता है। कहां कहां, एक तो ईशत अर्थ में हो यदि वह, तो यदि वह क्रिया के योग में हो तो, और यदि वह मर्यादा यानी तक अर्थ में हो, या अभिविधि यानी तक अर्थ में हो, दोनों तक। ठीक, तो वह क्या होता है, आ होता है, आंग नहीं होता। पर क्या कहा है, वाक्य स्मरण योर अंगित, वाक्य और स्मरण अर्थ में यदि वह है तो अंगित है, गित नहीं है, मतलब उसमें ग की संज्ञा नहीं हुई है, वो शुद्ध रूप से आ है। और यदि वह आ है तो आंग थोड़े ना है, आ और आंग अलग अलग है ना, आ और आंग अलग अलग है, वैसे ही जैसे बाली और सुग्रीव अलग अलग हैं, है ना, दिखते एक जैसे पर हैं अलग अलग, है ना। तो वैसे ही आ और आंग भी अलग अलग हैं। अब बाली की विशेषता कुछ अलग है, सुग्रीव की विशेषता कुछ अलग है, तो वैसे ही आ की विशेषता कुछ अलग है, आंग की विशेषता कुछ अलग है। आंग जो होता वह 4 अर्थ में, ईशत अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में। पर वाक्य में सामान्यतः प्रयोग हुआ हो जिसमें क्रिया का योग ना हो, जिसमें ईशत अर्थ ना हो, जिसमें मर्यादा अर्थ ना हो, अभिविधि अर्थ में ना हो, सामान्यतः वाक्य में प्रयोग हुआ हो, बोलते चीज बातचीत में प्रयोग हुआ हो, तो वह आ ही रहेगा, आंग नहीं रहेगा। अथवा किसी को याद करते, अरे वही हो आप,
ऐसे किसी को याद करते करते आ बोल रहे हैं, वह आ भी आंग नहीं होता। ठीक, वह आ भी आंग नहीं होता, वह आंग से भिन्न होता है। तो यदि मान लीजिए आ हो खाली खाल, आंग ना हो, तो इसकी ये निपात है कि नहीं, एकाच है कि नहीं, अनांग है कि नहीं, आंग से भिन्न भी है, निपात भी है, एक स्वर वर्ण वाला भी है और आंग भी नहीं है, आ है यह। तो इसकी निपात एकाजनांग से प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। वही बात अब आ जाते हैं हम पुस्तक में समझते हैं। पुस्तक जी आ जाइए। नहीं, ये क्या हो गया इनको, ये कभी कभी भुला जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। निपात एकाजनांग, ठीक है, ये बात समझ गए, एकोज आंग वर्ग निपात। फिर ये आ जाते हैं उसी सूत्र की वृत्ति में जो यह श्लोक का चतुर्थ चरण लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैंने जो श्लोक अभी लिखा वहां बोर्ड पर, वाक्य स्मरण यो रंगित, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य अर्थ में, किस अर्थ में, वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में, वाक्य में सामान्य प्रयोग हुआ हो और स्मरण अर्थ में प्रयोग हुआ हो तो वह अंगित होता है, यानी आंग नहीं होता, वह अ होता है, आ। ठीक, वह क्या होता है, आ होता है, ग की संज्ञा वाला नहीं होता है, वह गीत नहीं होता है, अंगित होता है। देखिए यह जो आंग है इसमें ग की हलंतम से इत संज्ञा होगी, इसलिए ग की जिसमें इत संज्ञा हुई वह गीत कहलाएगा। पर जो खाली खाल आ है इसमें ग की इत संज्ञा नहीं हुई, तो यह गीत नहीं है, यह अंगित है। क्या है, यानी आ है, अंगित का मतलब क्या, आ। ठीक है, तो अब जैसे देख लीजिए वाक्य का एक उदाहरण दे रहे हैं, आ एवं नु मन्य से, आ एवं किल तत्, ये दो उदाहरण वाक्य और स्मरण का दो उदाहरण दे रहे हैं। वाक्य का मतलब दो लोग बातचीत कर रहे थे, अच्छा तुम ऐसा मानते हो, अच्छा तुम ऐसा मानते हो, ऐसे कह दिए, तो यहां अच्छा के अर्थ में आ एवं नु मन्य से है ना। तो वहां जो आ है वह क्या है, वह आंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जो आ है उस आ का अर्थ ना तो ईषद है, वह आ ना तो क्रिया के योग में है, उस आ का अर्थ ना तो तक है, तक थोड़े ना उसका अर्थ, तो मर्यादा भी अर्थ नहीं है, अभिविधि भी नहीं है, और क्रिया के योग में भी नहीं है, ईषद अर्थ में भी नहीं है, यह शुद्ध रूप से आ है, यह आंग नहीं है। स्पष्ट है, आ एवं नु मन्य से, अच्छा आप ऐसा मानते हैं, ये बात है। ठीक है, तो आ किस अर्थ में हो गया, सामान्यतः यह अद्रव्य अर्थ में है इसलिए यह निपात है, यह अद्रव्य अर्थ में इसलिए निपात है, यहां वाक्य अर्थ में है, वाक्य में, सामान्य वाक्य में प्रयोग है, तो यह क्या हो गया, निपात है, एक अच है कि नहीं, निपात भी है, एक अच भी है। यहां देखिए दो का अर्थ 2 नंबर लिखा हुआ है ना, उस 2 नंबर पे नीचे फुटनोट में लिखा भी होगा इसका अर्थ। 2 का मतलब क्या लिखा है, इदम वाक्यस्य उदाहरणम अवश्यमेव त्वम एवं उक्त प्रकारेण मनस्य। तो आ का मतलब अच्छा अवश्य ही आप ऐसा मानते हैं का। ठीक, और आ एवं किल तत्, वो 3 नंबर पे यहां देख लीजिए उदाहरण दिया होगा, 3 नंबर पर अर्थ क्या दिया, किंचन वस्तु दृष्ट्वा तत्सदृशम प्राग दृष्टम वस्तु स्मरति। हाँ ठीक, तो अब देखिएगा आ एवं नु मन्य से मतलब अवश्य ही आप ऐसा मानते हैं क्या, अच्छा अवश्य ही आप ऐसा मानते हैं। ठीक, तो अब यहां जो आ है वह ईषत अर्थ में नहीं है, अभिविधि में नहीं है, मर्यादा में नहीं है, क्रिया के योग में नहीं है, इसलिए वह आंग भी नहीं है। वह क्या है, वह आ है। तो निपात एका जनांग से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यह निपात भी है, क्योंकि यह एक अच भी है, और क्योंकि यह अनांग भी है, आंग नहीं है ये। तो निपात एका जनांग से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, होगी ना, सबके मत में हो रही है। तो प्रगृह्य संज्ञा होगी तो इसके तुरंत बाद कोई भी स्वर आएगा, तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम,
इस सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा, संधिगत कार्य दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो आ एवं नुमन्य से, ऐसा मानते हो आप, ठीक है, हो गया, अवश्य ही ऐसा आप मानते हो गई बात ये स्पष्ट। तो आ एवं में संधि क्यों नहीं हुई? क्योंकि आ की हुई है प्रगृह्य संज्ञा। आ की प्रगृह्य संज्ञा क्यों हो गई भाई? प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम ने कहा कि यहां प्रगृह्य संज्ञा, इसलिए यहां संधि कार्य नहीं होगा। तो प्रगृह्य संज्ञा क्यों हुई? क्योंकि निपात एका जनांग ने कहा आंग से भिन्न निपात होना चाहिए, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ये आंग से भिन्न है। आंग से भिन्न है, ऐसा कैसे पता चला? वाक्य स्मरणयोरंगित से पता चला, ये वाक्य में है। ठीक, अब इसके बाद स्मरण अर्थ वाला। अब स्मरण अर्थ वाला मतलब किसी को याद दिले कराते हैं। जैसे कह दें किसी व्यक्ति ने जंगल में घूमते हुए या और कहीं घूमते हुए कोई एक वस्तु देखी, कोई एक वस्तु देखी। अब कोई एक वस्तु मतलब हम क्या उदाहरण देते हैं? जंगल में रिमोट नहीं मिलेगा तो रिमोटवा का उदाहरण नहीं देंगे। ठीक, हाँ चलिए चलिए, कोई बात नहीं। मान लीजिए वो घर में घूम रहा था बेचारा, ठीक। अब उसने कभी रिमोट देखा नहीं था, कभी इस तरह का पदार्थ नहीं देखा था, ठीक, रिमोट। और घर में गया, खूब एसी वेसी नए घर में गया था, किसी के छोटा बच्चा था बेचारा, गया कुछ देर रहा, फिर लौट के आया अपने घर। अब उसके घर पे भी रिमोट खरीद के आ गया था। तब उसके पिताजी ने कहा कि भाई रिमोट ले आओ। तो कहेगा रिमोट क्या होता है? तो वह बताएंगे, लाके दिखा देंगे एक बार जब सामने। अरे तुमने उसके घर देखा था ना, अरे वो ऐसा ही था, तत् एवं किल, वो ऐसा ही था। ऐसा जो बात कह रहे हैं, मतलब वो स्मरण करना, पिछले देखे हुए वस्तु का स्मरण करना। और उस स्मरण अर्थ में जो आ का प्रयोग किया गया है वह आंग नहीं होता, वह आ होता है। ठीक, आ एवं किल तत्, अरे हाँ वो ऐसा था। ठीक, या कोई चीज किसी ने देखा, उसकी आकृति को भुला गया। कोई चीज किसी ने देखा, उसकी आकृति को क्या हो गया? वह भूल गया। भूल जाने के बाद, उस आकृति को भूल जाने के बाद वो क्या करेगा? अब उसको उसी की आकृति का कोई दूसरा चीज दिखा के बताया जाएगा कि वह चीज ऐसी ही थी। अच्छा हाँ हाँ, वो वस्तु ऐसी ही थी, वह ऐसे स्मरण करेगा। आ एवं किल तत्। ठीक, स्पष्ट है। तो यहां क्या है? यह आ है, आंग नहीं। तो निपात एका जनांग से इसकी हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि यह निपात भी है, क्योंकि यह एकाच भी है, क्योंकि यह अनांग भी है, आंग से भिन्न भी है। प्रगृह्य संज्ञा होगी तो प्रगृह्य के तुरंत बाद कोई भी स्वर हो, संधिगत कार्य दिखाई नहीं पड़ता, प्रकृति भाव हो जाता है। तो आ एवं किल तत्। ठीक है, आ एवं किल तत् हो गया। यदि यह आ नहीं होता, आंग होता, तो आ एति होता तो ऐति बन जाता। एति क्रिया के योग में होता तो ठीक। एवं के योग में तो आंग कभी आता हो ऐसा तो नहीं मिलेगा आपको उदाहरण। ठीक है, तो स्पष्ट है इतना। आगे चले। अब कहें अन्यत्र ङित् वाक्य और स्मरण अर्थ से अन्य अर्थ में हो। वाक्य और स्मरण अर्थ से अन्य अर्थ में हो तो वह ङित् है। ङित् है मतलब ङ की संज्ञा वाला है, आंग है। अन्यत्र में ङित् मतलब अन्य अर्थों में है तो वह ङित् है, यानी ङ की संज्ञा वाला है। जैसे आ का मतलब हो गया ईशत उष्णम, ईशत उष्णम ओष्णम, हमने सिद्ध करके ये दिखा दिया है। आ का मतलब यदि ईशत है तो ईशत उष्णम, थोड़ा गर्म, तो वो हो जाएगा ओष्ण। वह आंग है, वह आंग है, यानी निपात एकाजनांग से प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहता है कि आंग से भिन्न की प्रगृह्य संज्ञा होती है, आंग की नहीं। स्पष्ट है इतनी बात। आगे चलें। आगे एक सूत्र और देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। एक ही उदाहरण मिलेगा, और भी उदाहरण मिल जाएंगे, एक दो उदाहरण और बता देंगे, पर इसी से संबद्ध सूत्र है तो जल्दी से निपट जाएगा। देख लेते हैं सूत्र कौन सा है। ओत, ओत,
लघु, ये आप अष्टाध्यायी में निकाल कर देखेंगे, ये 15 नंबर सूत्र है। इससे पहले 11 नंबर सूत्र से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आती है, ठीक। और इससे पहले 14 नंबर वाला सूत्र था निपात। निपात एकाजनांक से एकाच की अनुवृत्ति नहीं आएगी अब, क्योंकि ओत कह दिया। ओत मतलब ओ हो जिसके अंत में, ओ जिसके अंत में हो। अब ओत का मतलब खाली ओ लेना होता तब तो एक अच वाला निपात वो पहले ही हो गया होता है ना। यदि ओत का मतलब खाली खाल ओ लेना होता हमें, तो ओ तो भाई ऑलरेडी निपात है ही, ओ तो ऑलरेडी एका निपात एका जनांक से ही उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। ओत एक अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ओत का मतलब ओ नहीं, ओत का मतलब ओ जिसके अंत में हो ऐसा निपात, ठीक। ओत का मतलब क्या हो गया? ओ जिसके अंत में हो ऐसा कोई निपात। आहो, उताहो, हो, और क्या यहां कौन सा दिया है? अहो, अहो, आहो, उताहो। हाँ, भगो में मूलतः भगोस शब्द है, ठीक, भगोस शब्द है, वो अंत में नहीं रहेगा। मतलब ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे उदाहरण। तो जिसके अंत में ओ दिखाई पड़ता हो ऐसा निपात भी प्रगृह्य कहा जाता है। ओत अंतो, ओत अंतो, ओत जिसके अंत में हो ऐसा निपातः, निपात प्रगृह्य स्यात्, प्रगृह्य कहलाता है, ठीक है। जैसे अहो ईशाह, अहो ईशाह, यहां अहो जो है वह ओ अंत वाला निपात है। ओ अंत वाला निपात है, इसलिए इसकी ओत सूत्र से हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा। किस सूत्र से? ओत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो। ओत सूत्र क्या कहता है? ऐसा निपात हो जिसके अंत में ओ दिखाई पड़ता हो, तो उस निपात की हो जाती है प्रगृह्य संज्ञा। हो जाएगी इसकी प्रगृह्य संज्ञा। यदि इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, संधि कार्य नहीं होगा। और यदि यही अहो ना होकर आहो होता, उताहो होता, कुछ भी होता तो भी प्रकृति संज्ञा होती, तो भी प्रकृति भाव होता है ना। पर यह प्रकृति भाव है। यदि प्रगृह्य संज्ञा न हुई होती, यदि यह निपात न होता तो क्या होता? तब तो एछो यवायावह से अव हो जाता ना। तो ये ओत भी आपने समझ लिया। ओ जिसके अंत में हो ऐसे निपात की भी हो जाती है प्रगृह्य संज्ञा, और जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां पर संधिगत कार्य दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। तो ओत तक समझ गए हैं। ओत के आगे जो सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्थ से, वह भी प्रगृह्य संज्ञा का ही सूत्र है, और प्रगृह्य संज्ञा के बाद प्रकृति भाव ही करता है। पर वो थोड़ा सा उसमें काफी शर्त हैं। संबुद्धि होना चाहिए, संबोधन, संबुद्धि मतलब संबोधन का एक वचन होना चाहिए, उसके अंत में ओ होना चाहिए, ठीक। संबोधन का एक वचन हो वह शब्द, उसके अंत में ए ओ हो, और उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग हुआ हो, ठीक। और वह वैदिक साहित्य ना हो। ऐसी कई बातें बताएंगे, तो इसलिए वो सब बातें जो है वह कल के व्याख्यान में समझे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आज यहां तक समझ लीजिए। यहां तक जो लोग भी पढ़ते हैं वो लोग मूल पारायण किया करें और प्रयास करें। भी आप सब बालक की आयु में हैं, आप सब याद कर सकते हैं तो याद कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। उपस्थिति बहुत अच्छी आवश्यक होती है। यदि याद है आपकी बुद्धि में, सीधे आप कह दें कि आंग है कि आ है, तो आप बोलेंगे जब वाक्य स्मरण रंगित, तो फिर वहां समझेगा कि हाँ ये समझे हुए हैं, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहे इस व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पुनः मिलेंगे कल। नमो नमः।